हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा है 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश के गुणधर्म। इससे पहले वाले भाग में हमने 3 गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था कि आवेश एक अदिश राशि होती है, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है, तथा थर्ड गुणधर्म हमने अध्ययन किया था कि किसी निकाय के ऊपर टोटल चार्ज कितना है उसका मान ज्ञात करने के लिए जिस गुणधर्म का हमने उपयोग किया था वो था आवेशों की योज्यता, यानी किस प्रकार से किसी निकाय पर टोटल चार्ज ज्ञात किया जा सकता है। इन सब के बारे में अध्ययन किया है इससे पहले वाले भाग में। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जितने भी वीडियो बने हुए हैं उन सबको वॉच कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं अपना चैप्टर। आज बढ़ते हैं उससे आगे वाले टॉपिक पर, यानी गुणधर्म नंबर 4, आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का क्वांटीकरण भी इसे कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह रहेगा हमारे पास आज का टॉपिक, आवेश का क्वांटमीकरण। इसमें हम जानेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है, किस प्रकार से ये गुणधर्म लागू होता है, सब कुछ समझेंगे आज की क्लास में, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। आवेशों की योज्यता के गुणधर्म के अनुसार अगर हमारे पास कोई एक निकाय है और उस निकाय में अनेक आवेशित वस्तुएं हैं तो उस निकाय पर टोटल चार्ज कितना होगा उसका मान हम ज्ञात करते हैं आवेशों की योज्यता के गुणधर्म के अनुसार। क्लियर है यहां तक। आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार भी हम टोटल आवेश ही ज्ञात करते हैं, यानी आवेशों की योज्यता के अनुसार भी कुल आवेश ज्ञात करेंगे, जबकि क्वांटमीकरण के गुणधर्म के अनुसार भी टोटल चार्ज ही ज्ञात करेंगे। जब दोनों गुणधर्मों के अनुसार ही टोटल चार्ज हमें ज्ञात करना है तो फिर दो गुणधर्मों का उपयोग क्यों करें। किसी एक गुणधर्म के अनुसार भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही गुणधर्मों में कुछ अंतर है, वो अंतर भी समझते हैं हम इस क्लास में। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर इस पूरे निकाय में अनेक आवेशित वस्तुएं हैं जिनके ऊपर आवेश मौजूद है। तो अगर हम पूरे निकाय का टोटल चार्ज ज्ञात करते हैं तो वो ज्ञात करेंगे हम आवेशों की योज्यता के अनुसार। आवेशों की योज्यता के अनुसार इन सभी वस्तुओं का टोटल चार्ज हमें ज्ञात करना है, लेकिन आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार इसमें किसी एक वस्तु पर टोटल कितना चार्ज होगा उस एक वस्तु पर टोटल चार्ज ज्ञात करेंगे हम आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार। सपोज कीजिए हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं, ये वस्तु आवेशित है, ये वाली वस्तु भी आवेशित है, तो किसी एक वस्तु पर टोटल कितना चार्ज होगा वो ज्ञात करेंगे हम आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार। इस अकेली वस्तु पर टोटल चार्ज कितना होगा वो ज्ञात करेंगे हम आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार। दोनों वस्तुओं को मिलाकर एक निकाय बना दिया जाता है, तो इस पूरे निकाय पर टोटल चार्ज कितना होगा वो ज्ञात करेंगे हम आवेशों की योज्यता के अनुसार, जिसके अनुसार हमने ज्ञात किया था कि सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कर लीजिए तो उस निकाय का टोटल चार्ज हमें मिल जाता है। आज हम किसी एक वस्तु पर टोटल कितना चार्ज होगा वो ज्ञात करेंगे क्वांटमीकरण के अनुसार। क्लियर है। तो दोनों ही गुणधर्मों का अंतर आपको समझ में आ चुका होगा कि योज्यता के अनुसार हम किसी निकाय पर आवेश ज्ञात करेंगे, जबकि क्वांटमीकरण के अनुसार किसी एक वस्तु पर टोटल चार्ज ज्ञात करेंगे। अब समझ लेते हैं आवेश के क्वांटमीकरण को। तो आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकृत राशियां वे होती हैं जिनका विनिमय या आदान प्रदान एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर या दूसरी वस्तु से पहली वाली वस्तु पर जिनका आदान प्रदान हो रहा है, अगर उनका आदान प्रदान सतत रूप से नहीं होता है, यानी लगातार नहीं होता है, बल्कि विविक्त रूप में होता है, या हम ये कहें कि टुकड़ों के रूप में होता है, तो इस प्रकार की राशि को हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आवेश एक क्वांटीकृत राशि है तो यहां पर आवेश का जो विनिमय होगा वो विनिमय सतत न होकर विविक्त रूप में होता है, यानी टुकड़ों के रूप में आवेश का विनिमय होता है।
तो जब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होगा या एक वस्तु से दूसरी वस्तु आवेशित होती है तो उस समय आवेश जो है वो लगातार दूसरी वस्तु पर नहीं पहुंचता है बल्कि टुकड़ों में पहुंचता है। क्लियर है? अर्थ समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर क्वांटीकृत राशियां वे होती हैं जिनका विनिमय लगातार न होकर विविक्त रूप में होता है और यही गुण आवेश में भी पाया जाता है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि जब हम कोई दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कांच की छड़ हमने ली और एक रेशम का कपड़ा अगर हम लेते हैं, तो इन दोनों कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और यहां पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। तो कांच की छड़ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुंचेगा, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। फिर उसके बाद में यदि एक इलेक्ट्रॉन और निकलता है तो अब इसके ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ जाती है धनावेश में और इस पर आवेश की मात्रा बढ़ जाती है ऋणावेश में। तो हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी वस्तु जब आवेशित होगी तो इसका मतलब ये है कि उस एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ होगा, या तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे या उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचे होंगे। यानी जैसे ही उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होती है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। तो हमें यह पता चल चुका है यहाँ पर कि जब दो वस्तुओं को हम रगड़ेंगे तो वहां पर आवेश का स्थानांतरण होगा और कम से कम कितने आवेश का स्थानांतरण होगा, और वह होगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का स्थानांतरण होता है। तो कम से कम जो आवेश स्थानांतरित हो रहा है वहां पर वो आवेश का स्थानांतरण होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जो टुकड़ा हमें प्राप्त हो रहा है वो एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर जो विनिमय हो रहा है उस विनिमय में जो न्यूनतम जिस वैल्यू का विनिमय होता है उसे बोला जाता है उस राशि का क्वांटा मान या क्वांटम मान, क्वांटा या क्वांटम मान। तो यहाँ पर आवेश का जो क्वांटा मान होगा या आवेश का जो क्वांटम मान होगा वो होगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता चल चुका है कि यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो होगा ही होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो आवेश ट्रांसफर हो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो रहा है। तो आवेश का जो सबसे कम मान हमें यहाँ पर मिल रहा है, आवेश का जो न्यूनतम मान हमें मिल रहा है जिसे हम आवेश का क्वांटम मान कहते हैं, वो आवेश का मान है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसे कि हम आवेश का क्वांटम मान या मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश का मतलब है कि आवेश का जो न्यूनतम मान है वो कितना रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति होती है वह होती है ऋणात्मक में। तो हमारे पास यहां से हमें ये कन्फर्म हो चुका है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो आवेश स्थानांतरित होगा उसकी वैल्यू कम से कम 1 e के बराबर या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। अब हमें यह भी पता चल चुका है कि जब दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो वहां पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी। जब तीसरे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो फिर वहां पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ रही है वहां उस वस्तु पर जो आवेश है फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर इस वस्तु पर आवेश आ चुका होगा। यानी इस वस्तु पर जो आवेश की हम बात करेंगे ढंग से समझना, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा उस समय इस कांच की छड़ पर जो आवेश होगा वो 1 e के बराबर होगा। जब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला
तब वहां पर आवेश की मात्रा बढ़ी, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और एक्स्ट्रा हो चुका है। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसका मतलब अब इस कांच की छड़ पर टोटल जो चार्ज होगा वो होगा Q बराबर 1e 2e 3e, यानी यहां पर टोटल चार्ज आ जाएगा Q बराबर 3e के बराबर। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहां पर पॉजिटिव लगा सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इस रेशम के कपड़े पर जो चार्ज होगा वो होगा Q बराबर 1 2 3, यानी माइनस का 3e, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहां पर कांच की छड़ पर चार्ज प्लस का 3e, यहां पर है माइनस का 3e। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और जुड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 5 के बराबर। तो हमें ये तो कंफर्म हो चुका है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, उस संख्या को उस आवेश के न्यूनतम मान से अगर हम गुणा कर देते हैं, न्यूनतम मान से अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें उस वस्तु पर टोटल आवेश की मात्रा प्राप्त हो जाती है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की संख्या 15 है, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, तो वहां पर टोटल चार्ज कितना होगा, संख्या गुणा एक न्यूनतम मान। तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा Q बराबर 15e के बराबर, और दूसरी वस्तु के ऊपर हो जाएगा -15e के बराबर। अगर इस वस्तु से 25 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 25 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो टोटल संख्या और एक उस आवेश का न्यूनतम मान, वो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या मूल आवेश। हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा 25e के बराबर। अर्थ सीधा से यही है कि क्वांटमीकरण के अनुसार जो एक वस्तु पर टोटल चार्ज प्राप्त हो रहा है वो होगा स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणनफल अगर कर दिया जाता है तो हमें उस वस्तु पर टोटल चार्ज प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो टॉपिक है सेम वैसे ही बन चुका है जैसे हमारे पास एक पेन का पैकेट हो और उस पैकेट में 5 पेन मौजूद हैं, उस पैकेट में 5 पेन मौजूद हैं। तो यहां पर एक पेन का जो मूल्य है वो है मान लीजिए 5 रुपए, कम से कम जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 रुपए। यहां पर आवेश की जो कम से कम वैल्यू है वो कितनी है, 1 e के बराबर। अब यहां पर टोटल चार्ज कितना है, तो हमारे पास यहां पर टोटल पेनों की संख्या है 5, टोटल पेनों की संख्या कितनी है 5, और मिनिमम मान कितना है 1 का 5। तो टोटल जो मान हमारे पास में आएगा वो कितना आएगा 25। तो हमारे पास सेम यही प्रोसेस यहां पर है कि स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो अगर मान लीजिए कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो कुल संख्या को गुणा कर दिया जाएगा 1e से, तो हमें उस वस्तु पर टोटल चार्ज प्राप्त हो जाएगा। यानी फाइनल हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा Q बराबर n e के बराबर, संख्या गुणा एक न्यूनतम मान, संख्या गुणा एक न्यूनतम मान। तो यहां पर हमारे पास सारांश ये आ चुका है क्वांटमीकरण के अनुसार कि किसी एक वस्तु पर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q बराबर n e, Q बराबर n e। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। यानी एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज और एक वस्तु पर नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसके अनुसार हमारे पास में क्या है, Q बराबर प्लस माइनस n e। यहां पर एक e जो है उसकी वैल्यू तो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि n जो है वो हमारे पास स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, 1 का, फिर उसके बाद में होगा 2 का, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आप ये बताइए कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही नहीं होता है तो क्या उस वस्तु पर कोई आवेश होगा?
बिल्कुल भी आवेश नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी और वृद्धि ही एक तरह से होती है वस्तु का आवेशित होना। तो हमारे पास यदि n बराबर 0 है तो वहां पर उस वस्तु पर आवेश की मात्रा होगी 0। तो यहां पर n के मान की अगर हम बात करते हैं तो n का ये जो मान होगा वो होगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अगर हम 0 लेते हैं तो वहां पर वस्तु उदासीन हो जाएगी, तो हमारे पास 0 भी हो सकता है, और n का मान हम यूज करेंगे सिर्फ 1 2 3 से, तो ये हमारे पास n का जो मान है वो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो इस लैंग्वेज के अनुसार आपके पास किसी वस्तु पर जो टोटल चार्ज आएगा उसका क्या कथन लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर कुल आवेश का जो मान होगा वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है यानी पूर्ण संख्या से गुणा में हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये हो गया हमारे पास आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा ज्ञात करने का तरीका। इसी लैंग्वेज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहां पर है Q, यहां पर इसको अगर मैं लिख सकता हूं NE, तो इसके अनुसार 1E जो है वो तो हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n का जो मान है वो आपके पूर्णांक संख्या में हो यानी इंटीजर नंबर में हो, यानी n का मान +-1 +-2 +-3। तो ये जो नंबर होगा वो आपके होगा पूर्णांक संख्या में। क्या होगा? पूर्णांक संख्या में। जब हम पूर्ण संख्या यूज कर रहे हैं वो तो हमारे पास प्लस के ही रहेंगे, क्योंकि नंबर 1 से जो स्टार्ट होता है वो होता है नेचुरल नंबर। लेकिन हमारे पास वैद्युत उदासीन को अगर हम काउंट करते हैं तो वहां पर 0 भी होगा, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको पूर्ण संख्या लिया। जब आप पूर्ण संख्या को यूज में लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस आपको यहां लगाना है। n का जो मान है वो अगर आप पूर्णांक संख्या लेते हैं तो पूर्णांक संख्या लेने पर वो ऑलरेडी आपके प्लस माइनस में होंगी, तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि n ऑलरेडी प्लस माइनस बन चुका है। तो ये जो कथन है वो आपके क्या कहलाएगा कि किसी वस्तु पर कुल आवेश का जो मान होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी कथन लिख सकते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार। यहां पर हमारे पास लैंग्वेज हो जाएगी कि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज होता है, ये होता है आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार। या आप ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये था हमारे पास आवेश के क्वांटमीकरण का कथन। हमें यहाँ पर पता चल चुका है किसी एक वस्तु पर आवेश जो होगा वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को गुणा कर देंगे उस वस्तु से स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, हमें पता चल जाएगा उस वस्तु का टोटल चार्ज। यहाँ पर हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है अब तक के सारांश के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और उस पर जो आवेश होगा कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। यानी सबसे पहले जो उसके ऊपर आवेश की मात्रा आएगी कम से कम वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, जो आपके प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा उस समय आवेश का जो मान होगा वो +-2e के बराबर होगा। जब 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो वहां पर आवेश 3e के बराबर होगा, +-4e के बराबर होगा, +-5e। इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी और +-ne हो जाएगा। तो आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि e के गुणा में जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 यही चल रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी वस्तु पर जब आवेश होगा तो वो आवेश इस रूप में ही संभव है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इस रूप में ही संभव है, यानी +-1e +-2e +-3e इस रूप में ही संभव है। किसी वस्तु पर आवेश जो है वो 1.2e के रूप में संभव नहीं है, +-1.5e के रूप में संभव नहीं है, क्योंकि
अगर बात करते हैं हम इसकी, तो यहां पर तो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये 1.5 जो है वो किसका मान है, n का मान। तो n का मान 1.5, यानी एक वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका, उसके बाद में आधा इलेक्ट्रॉन और जाए। 1.5 का मतलब हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, उसके बाद में अब आधा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो आधे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा ही ट्रांसफर होगा। इसका मतलब 1 फिर 2 फिर 3 ही होगा। तो अपने पास यहां से सारांश ये निकल रहा है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इस रूप में ही संभव है, भिन्नों के रूप में उस पर आवेश संभव नहीं है। ये हम समझ चुके हैं क्वांटमीकरण के अनुसार। लेकिन आप ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, तो हमारे पास किसी भी पदार्थ का जो न्यूनतम कण होता है, जिसका कि विभाजन नहीं होता है, उसका निर्माण भी 3 मूल कणों से होता है। और वो कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी परमाणु भी 3 कणों से मिलकर बना हुआ है, वो भी विभाजित हो रहा है। यहां पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो होते हैं नाभिक के अंदर, और जिन्हें संयुक्त रूप से बोला जाता है न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सबसे नीचे जो कण प्राप्त होगा, सबसे छोटे से छोटा जो कण प्राप्त होगा, वो ये 3 ही होंगे, क्योंकि परमाणु इन 3 से ही मिलकर बना हुआ है। लेकिन अनेकों खोजों के द्वारा ये प्राप्त हो चुका है कि नाभिक में ये 2 ही कण नहीं है, बल्कि इनका निर्माण अन्य कणों से होता है, जिन्हें की क्वार्क कण कहते हैं। जिनको की क्वार्क कण कहते हैं, जिनके बारे में सन 1964 में वैज्ञानिक मरे गेलमान तथा जॉर्ज ज्वेग ने बताया था कि कुछ ऐसे कण होते हैं जिनके द्वारा न्यूक्लियनों का निर्माण होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है। उन कणों को हम क्वार्क कण कहते हैं, और उन क्वार्क कणों के ऊपर इस प्रकार का आवेश संभव है, यानी भिन्नात्मक आवेश संभव है। इस प्रकार के जो कण होते हैं जिनको हम क्वार्क कण कहते हैं, और ये जो क्वार्क कण होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। U प्रकार के कण, C प्रकार के कण और T प्रकार के कण। 3 कण हमारे पास में हो गए U, C और T, तथा हमारे पास में नेक्स्ट है D, S और B। ये 6 प्रकार के आपके क्वार्क कण होते हैं। यहां पर आपके अप, यहां पर चार्म क्वार्क कण, यहां पर हमारे पास में टॉप क्वार्क कण, डाउन क्वार्क कण, स्ट्रेंज क्वार्क कण और बॉटम क्वार्क कण। तो ये जो भाग होते हैं ये 1 प्रकार के हैं, ये 1 प्रकार के हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं इस क्वांटमीकरण को थोड़ा समझने के लिए। बाकी आपका क्वांटमीकरण यहाँ पर समाप्त हो चुका है, एग्जाम में आपके इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। हमारे पास टॉपिक है कि क्या ऐसे कण भी हैं जिनके ऊपर आवेश भिन्नात्मक रूप में होता है। ये हमारे पास 6 प्रकार के क्वार्क कण होते हैं, और इन कणों के ऊपर जो चार्ज होता है, इस प्रकार के जो 3 कण हैं ये अलग भाग में आते हैं, ये 3 कण जो है वो अलग भाग में आते हैं। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2/3e, तीनों ही कणों के ऊपर, जबकि इन तीनों कणों के ऊपर चार्ज होता है माइनस का 1/3e। ये जो 3 कण होते हैं इनके प्रति कण और होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है माइनस का 2/3e, और इनके जो प्रति कण होते हैं, इनके विपरीत जो होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1/3e। इसका मतलब ये क्वार्क कण जो सभी होंगे उनके ऊपर चार्ज प्लस माइनस 2/3e और प्लस माइनस 1/3e होता है। तो अभी तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी कण के ऊपर या वस्तु पर चार्ज जो है वो भिन्नात्मक रूप में नहीं होता, लेकिन ये जो कण होते हैं जिनके द्वारा की न्यूक्लियनों का निर्माण होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, यहाँ जो क्वार्क कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, यानी ये संयोजित रूप में होते हैं। तो जब एक प्रोटॉन का निर्माण होता है तो उस प्रोटॉन के निर्माण में हमारे पास 2 U प्रकार के कण और एक D प्रकार का कण मिलकर एक प्रोटॉन का निर्माण करता है। तो U पर जो चार्ज है वो प्लस का 2/3, दूसरे U पर जो चार्ज है वो भी 2/3e है, तथा D पर जो चार्ज है वो है माइनस का 1/3e। तो आप इन सबको टोटल करके देख लीजिए, तो हमारे पास एलसीएम 3, यहां पर हमारे पास 2, यहां पर हमारे पास 2 और माइनस का 1।
तो हमारे पास 2 2 4 1 घटाएंगे तो हमारे पास 3/3 ई चार्ज बच जाएगा। तो फाइनल बच गया प्लस का 1 ई, और प्लस का 1 ई जो बचता है वो एक प्रोटॉन पर चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ पर किसी एक कण के ऊपर जो आवेश है वो इसी रूप में है जो आवेश की हम बात कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो हमारे पास एक यू प्रकार का कण और 2 डी प्रकार के कण मिलकर एक न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर U का मान प्लस का 2/3 ई, D का जो चार्ज है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 ई। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पर कितना बचता है देखिए आप, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो हमारे पास फाइनल 0 ई, यानी टोटल चार्ज कितना हुआ 0। तो न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होता है 0 ही होता है, यानी न्यूट्रॉन वैद्युत उदासीन होता है। और इसके अनुसार भी न्यूट्रॉन उदासीन ही प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास ये जो क्वार्क कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, संयोजित रूप से होते हैं। तो इसके ऊपर भिन्नात्मक आवेश संभव है क्योंकि स्वतंत्र है ही नहीं। हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उनके चार्ज हमें पता है 0 और प्लस ई, 0 और प्लस ई। क्वार्क कणों के बारे में हम उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। यहाँ 12th में इस पॉइंट को लेने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि किसी कण के ऊपर भिन्नात्मक आवेश हो सकता है या नहीं, लेकिन ये जो कण थे वो खुद स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर आवेश हो सकता है, लेकिन किसी नॉर्मल वस्तु के ऊपर या किसी कण के ऊपर भिन्नात्मक आवेश नहीं हो सकता क्वांटमीकरण के अनुसार। तो यहाँ पर क्वार्क कणों के बारे में वैज्ञानिक मरे गेलमान और जॉर्ज ज्वेग ने 1964 में सिर्फ बताया था, लेकिन खोज जो की गई थी वो 1990 में J.I. फ्रेडमैन अमेरिका के और हेनरी डब्ल्यू कैंडल्स अमेरिका के और रिचर्ड ई टेलर कनाडा के, इनके द्वारा की गई थी, जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये हो गया हमारे पास में आज का टॉपिक कंप्लीट, आवेश का क्वांटमीकरण, जिसके अनुसार किसी वस्तु पर जो टोटल चार्ज होता है, वस्तु पर टोटल चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है या पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्थानांतरित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पर उस वस्तु का टोटल चार्ज हमें मिल जाता है। तो ये हो गया हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे आवेश संरक्षण नियम, यानी आवेश का नेक्स्ट गुणधर्म। आवेश एक संरक्षित राशि है, उसके बारे में समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और यदि टॉपिक आपके क्लियर हुआ हो प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट में देखेंगे हम आवेश संरक्षण नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।